अगर आपको इस देश के अंदर की सांप्रदायिकता को ख़त्म करना तो आपको मुस्लिम सांप्रदायिकता को ख़त्म करना पड़ेगा। वो तो चाह ही रहा है कि मुसलमान खौफ में रहे। मुस्लिम जब हम हैं तो वो हमारी एक आइडेंटिटी, मजहबी हमारी पहचान हो जाती है, धार्मिक पहचान हो जाती है। मुस्लिम समाज अपने धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करता है। हम जब नारा लगाएं कि इस्लाम खतरे में है या हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, तो बस यही उठा रहे हैं कि मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म इस वक्त संकट में है। भारतीय जनता पार्टी सबको बर्बाद कर देगी। लगभग 200-250 के आसपास जातियाँ होंगी भारत के जो मुसलमान बसते हैं। सुखद आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री ने मुस्लिम जातियों का, जब भोपाल में वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात कर रहे थे, तो उन्होंने उन जातियों का नाम लिया जो अच्छे मुसलमान नहीं जानते हैं। ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो जो है मुस्लिम लीग पार्ट 2 है और ओवैसी जो है जिन्ना पार्ट 2। कभी हमसे कहा जाता है कि हमने ताजमहल बनाया, हमने कहा ताजमहल बना, हम हमारे बाप दादा बहुत होंगे तो उसमें मजदूर रहे होंगे। और कहते हैं कि ये ब्राह्मणों को देख के जातिवाद मुसलमानों के अंदर आ गया, या हिंदुओं को देख के हम लोगों ने जातिवादी सीख लिया। तो वहाँ अकबर को कौन वो मैनेज कर रहा था? जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ बवाल ज़्यादा होता है। एक देश का प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी हमारे सोशल जस्टिस की बात कर रही है, हमारे मुद्दे की बात कर रही है। इस्लाम क्या है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चुनाव का भी माहौल है। वैसे भी देश में हमेशा हर दूसरे महीने चुनाव का माहौल होता है और जब चुनाव आता है तो मुसलमानों का जिक्र अक्सर होता है। पिछले कुछ चुनावों से पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र खूब हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे भी मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि लेखक है, अनुवादक है, डॉक्टर हैं और पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनका नाम है फैयाज अहमद फैजी। बहुत बहुत स्वागत है फैयाज जी एनएफ न्यूज पर आपका। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि मैंने जिक्र किया कि चुनाव आता है तो मुसलमान याद आते हैं। आपको लगता है कि अभी भी मुसलमान को केवल एक वोट बैंक बनाकर रखा गया है इस देश में, खासकर कांग्रेस की तरफ से? हाँ बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तथाकथित जो सेकुलर पार्टियां हैं या सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वो मुस्लिम समाज को एक समरूप समाज बना के वोट बैंक की तरह उनको यूज़ करते आए हैं। और इसीलिए वो मुस्लिम समाज में सुधार की जो बात है या मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात है या मुस्लिम समाज में जो सामाजिक न्याय की बात है, उसको एड्रेस नहीं करना चाहते। बिल्कुल, लेकिन पिछले कुछ वक्त में अगर देखेंगे फैयाज जी, तो पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत काम किया गया। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नाम भी लेते रहे पसमानदा मुस्लिमों को लेकर, कई सम्मेलन किए गए। लेकिन फिर भी 2024 के नतीजे है, उससे ये साफ समझ आ गया कि जहां पर मुसलमानों का विकास भी किया गया वहां से वोट बीजेपी को नहीं मिले। यहां तक कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनको वोट नहीं मिले। तो बीजेपी कब ये विश्वास जीत पाएगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबका विश्वास नहीं जीत पा रहे। मुसलमान कब समझ पाएगा कि मोदी उसके लिए डर नहीं है, खतरा नहीं? जी देखिए, जो आपने कहा कि वोट नहीं मिला, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। वोट मिला लेकिन कम मिला। जो विधानसभा चुनाव में जो 8-9% वोट चला गया था मुस्लिम समाज का, मैं समझता हूँ उसमें अधिकतर पसमानदा समाज ही वोट कर रहा था प्रधानमंत्री को। वो 2 से 2.5% के बीच में आ गया। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वोटिंग कम हुई है और वो बिल्कुल एज ए होल एक कहते हैं वो मजहबी पहचान के आधार पर मुसलमानों ने वोट किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, एक तो लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिक मुद्दा जो है ज़्यादा उभार पे था और सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी लगातार इसी तरह के बयान वगैरह आते गए और विपक्ष का भी पूरा प्रयास था कि मुस्लिम समाज एज ए होल जो है विपक्ष को वोट दे। इसके लिए लगातार वो भाजपा का डर दिखा के और इस तरह की, तो ये चीज़ें प्रभावी हुई। देखिए, जो हम पसमानदा की बात करते हैं, ये तो एक सामाजिक पहचान है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के हिसाब से पहचान है। मुस्लिम जब हम हैं तो वो हमारी एक आइडेंटिटी, मजहबी हमारी पहचान हो जाती है, धार्मिक पहचान हो जाती है। अब तक ये ट्रेंड रहा है कि मुस्लिम समाज अपने धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करता है और तथाकथित सेकुलर लिबरल पार्टियां, कांग्रेस आदि ये चाहती भी कि ये मुस्लिम बन के ही वोट करते रहे। पसमानदा आंदोलन या हम जैसे कार्यकर्ता लगातार हम इस बात का प्रयास करते हैं कि हम अपने सोशल जस्टिस के हिसाब से, जो हमारी सामाजिक पहचान है उसके हिसाब से वोट करना सीखे, जिस तरह से अन्य समाज के लोग वोट करते हैं। तो इसलिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें हम लोगों ने, मैंने अपील किया था
कि एक देश का प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी हमारे सोशल जस्टिस की बात कर रही है, हमारे मुद्दे की बात कर रही है। और उत्तर प्रदेश में आपने देखे तो उन्होंने भागीदारी भी दिया। एक मंत्री जो मुस्लिम समाज से, वो भी पसमानदा समाज से मंत्री है। तो अगर इस तरह का गठजोड़ पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है, बहुत नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी जाता है, मेरा एक अनुमान था कि 14-15% मोबिलाइज होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो वो समाज के हित में था। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के हित के अनुरूप मैं अपनी बातें कहता हूँ। मैं तो न तो बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि समाज को इस तरफ जाना चाहिए। वो चीज़ नहीं आ पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह, देखिए, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर सामाजिक न्याय ऊपर जाएगी तो सांप्रदायिकता नीचे जाएगी, सांप्रदायिकता ऊपर जाएगी तो सामाजिक न्याय नीचे जाएगी। लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता ऊपर थी, अब उसकी बहुत से कारण हो सकते हैं। इस वजह से उस सामाजिक न्याय के आधार पर जो वोट देने की बात थी वो नहीं हो पाई। तो ये एक बात मैं और कहूँ, उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव हुआ था उसमें सोशल जस्टिस की बात मुस्लिम समाज के ऊपर आ गई थी। इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जो चेयरमैन जीत के आए निकाय में, वो तीसरे नंबर पे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा कैंडिडेट को टिकट दिया और वो जीत के आए, ये तीसरे नंबर थे। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के पास, और कांग्रेस और MIM की पार्टी जो ओवैसी की, वो पीछे थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये काम पहले हो चुका था। अब ये हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की या समाज की या राजनीतिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की कुछ आपस में सामंजस्य उस तरह से नहीं बन पाया जिस तरह से निकाय चुनाव में हुआ। अगर निकाय चुनाव की तरह सामंजस्य बना ले गया होता समाज और पार्टी दोनों, तो रिजल्ट हो सके और बेहतर होते भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा मैं समझना चाहूँगा फयाज जी कि अगर धीरे धीरे मुस्लिम बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो क्या कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि जब बीजेपी का कोर वोट बैंक मुस्लिम, कभी हो सकता है ऐसा आने वाले वक्त में? देखिए, ये तो आपने बहुत फ्यूचर की बात की, मुझे तो नहीं है, लेकिन ये है कि समाज जुड़ेगा ज़रूर। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं देखता हूँ, मैं मुसलमानों की बात नहीं करता, जो 90% मुसलमान हैं पसमानदा, जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अवधी बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम बोलते हैं, उसी कल्चर में रहते भी हैं। ये अपने हिंदुओं भाइयों के साथ जिस तरह सामाजिक रूप से मिलजुल के रहते हैं, खाना पीना, जिसको हम लोग भोजपुरी में मरनी जियनी कहते हैं, कि अगर शादी ब्याह है या किसी की मृत्यु हो गई तो साथ शमशान तक जाना है, मतलब दोनों में जाना, तो एक उनका सामाजिक ताना बाना ऐसे बिल्कुल गुथा हुआ है। तो जब ये दो लोग इस तरह से गुथे हुए हैं सामाजिक रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में, तो राजनीतिक रूप से भी वो साथ आ सकते हैं। ये कोई बहुत अचंभा और बड़ी बात नहीं होती। जो आप सोच रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। अब इसमें समाज को सोचना है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सोचना और राजनीतिक पार्टियों को सोचना है कि किस तरह से ये चीज़ जो समाज में है वह राजनीति में भी है। होता है कि अगर राजनीतिक रूप से लोग साथ आते हैं तब समाज जुड़ता है। यहाँ तो समाज पहले से जुड़ा हुआ है, तो राजनीतिक रूप से जुड़ना उसको बहुत आसान है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये हो सकता है। दूसरी बात, एक जो लोग कहते हैं कि अगर चूँकि पसमानदा के एक आइडेंटिटी मुसलमान भी है वो, तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है हिंदू या हिंदुत्व की राजनीति करने वाले या इस तरह के आधार पर वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी की हिंदू राष्ट्र बनेगा, और जो भी एक हिंदू सांप्रदायिक आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदू वोट करते हैं वो बिदक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान आए। मैं इससे सहमत नहीं। देखिए, हिंदू समाज एक स्वस्थ और सुंदर समाज है, तो उसके अंदर जो कुरीतियाँ होती हैं या हिंदू सांप्रदायिकता है या और भी चीज़ है, आप देखेंगे उसके अंदर लगातार सुधार की बात भी की जाती है। आप टीवी चैनल अभी खोलिए, कोई न किसी न किसी चैनल पे हिंदू सांप्रदायिकता के विरोध में 10 हिंदू बैठ के बात करते हुए आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका उल्टा आप मुस्लिम समाज में नहीं दिखाई देंगे। तो मैं नहीं समझता कि अगर मुसलमान साथ आते हैं तो वो भागेंगे। अगर वो भागना होता तो उसी वक्त जब पाकिस्तान बना था उस वक्त ये सेकुलर राष्ट्र न बनने दिए होते। हिंदू तो मेजॉरिटी में है, संविधान सभा की आप पूरी बहस देखिए। तो उन हिंदुओं से मुझे अपने पसमानदा समाज से ज़्यादा उम्मीद है कि वो हमें ज़्यादा जोड़ के रखेंगे, क्योंकि वो जोड़ के रखते आए हैं। मतलब कोई नया काम, अचंभा वाला काम नहीं करेंगे, वो जोड़ के रखते आए। मैं बताऊं, जब 1947 के जब बंटवारे के वक्त जब हुआ, मैं अपने परिवार का उदाहरण देता हूँ। मैं महर्षि भृगु का जो आश्रम है उसके पीछे हमारा घर है, और पूरा वो हिंदू डोमिनेटेड, और हिंदू में भी सवर्ण जाति जिसको राजपूत कह लीजिए या ब्राह्मण की, उनका वो है। और तो जब बहुत हालत ख़राब हुए तो पूरी रात
जो राजपूत समाज के हमारे यहाँ हमारे दादा के शिवराम सिंह दोस्त थे, हम लोग खोखा दादा कहते थे, उनकी बेटी का कन्यादान हमारे दादा ने किया है। वो पूरी रात, उस वक्त दोनाली बंदूक बहुत कम लोगों के पास होती थी, पूरी रात पहरेदारी करते थे हमारे घर की। और बहुत जब हालात और ख़राब होने लगे तो कुछ बगल की जगह जाने की बात होने लगी, तो खोखा दादा ने हमारे दादा से कहा कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग हैं यहाँ पे, यहाँ किसी तरह कोई बात नहीं होगी। और जब हालात ख़राब हुए तो खोखा दादा ने आगे बढ़ के कहा कि ऐसा है कि है, बच्चों औरतों को हमारे घर शिफ्ट कर दो, सारे मर्द यहाँ रहेंगे। तो हमारे परिवार के मर्द, जिनको आप मुसलमान कह लीजिए, उनके परिवार के मर्द, जिनको आप हिंदू राजपूत जो भी कहना है कह लीजिए, सब एक साथ इधर रहते थे। अंदर वाले घर में सब औरतें बच्चे एक साथ रहते थे। तो ये चीज़ रही है। तो और मेरा जो कब्रस्तान है वो 90% उन्हीं राजपूत और जो पंडित जी लोगों का दिया हुआ है, तो हम तो दफन भी ना हो पाएंगे अगर वो न चाहे। तो जब इस तरह से हमारा है, तो वो जब हम वोट देंगे या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे, तो ये जो डर है, या एक तरह का ये डर बनाया भी जा रहा है कि जब मुसलमान जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू को ऑर्बिटर घिसेगा। ऐसा कुछ नहीं होना है। सदियों से जो साथ रहा है वो राजनीतिक रूप से भी साथ रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ये डर क्या वो लोग बना रहे हैं जो मुस्लिमों को अपनी जागीर, अपने वोट की जागीर समझ बैठे हैं और अछूता भी समझते हैं? मैं खासकर विपक्षियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये डर वो बना रहे हैं? जी। देखिए, दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। जो इस तरह के हार्डकोर हिंदुत्ववादी जो हिंदू सांप्रदायिक लोग हैं, वो भी इस तरह की नैरेटिव चला रहे हैं, और विपक्ष तो चला ही रहा है कि वो तो चाह ही रहा है कि मुसलमान खौफ में रहे। मेडुअल एज की जो एक फ्यूडल मानसिकता है जो शरिया और इस्लाम के नाम पे, उसमें वो पड़ा रहे और हमें एक मुश्त वोट देता रहे। हम जब नारा लगाएं कि इस्लाम खतरे में है या हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे, तो हम अपनी सारी सोशल जस्टिस, सामाजिक कुरीतियाँ और इससे जो भी कार्यक्रम है बंद करके हम लामबंद हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुसलमानों पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की नैरेटिव उस वक्त भी चलाया जाता था जब देश को अशराफ वर्ग जो था, जो मुस्लिम लीग बना के अलग देश की बात कर रहा था सांप्रदायिक आधार पे, उसके रिएक्शन में हिंदू समाज भी सांप्रदायिक हुआ कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त भी यही बात की जाती है कि जब नया देश बनेगा तो गांधी जी का राम राज्य लग जाएगा, या मुसलमानों के लिए कुछ नहीं रहेगा। उस वक्त भी आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो प्रथम पसमानदा आंदोलन था, जमीयतुल मोमिनीन या मोमिन कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता था, उसने उस वक्त संविधान भी नहीं था, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग थे। आज तो संविधान भी है, सेकुलर देश भी है, और तमाम लोग इस सेकुलरिज्म के लिए और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। बात करें हिंदू समाज के अंदर की, तो मैं समझता हूं कि आजकल हालात ज़्यादा अच्छे हैं पार्टीशन के टाइम के। वहाँ तो बिल्कुल अंधकार था कि कैसा देश बनेगा, फिर भी हमारे बाप दादा ने यहाँ रहना एक्सेप्ट किया। हमने उनको चुनाव में, मुस्लिम लीग को चुनाव भी हराया जब हमें वोट देने का उस तरह का राइट नहीं था जिस तरह से अशराफ वर्ग को है। तो मैं बहुत ही सकारात्मक मेरी सोच है इस मामले में कि वो मूर्त रूप में आ जाएगा, और जो लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं वो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। बात अब जातियों की भी शुरू हो गई है। शायद पहली बार ऐसा भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल में हो रहा है जब खुद से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब आप हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं का जब आप बांटते हैं ब्राह्मण में, राजपूत में, इस कैटेगरी में, उस कैटेगरी में, तो आप फिर मुसलमानों की जातियों की ही बात कीजिए। तो ये मुसलमानों में क्या कौन कौन सी जातियां हैं और कौन कौन सी जातियां बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं जिनका जिक्र नहीं होता है? जी देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जो भारत के अंदर सोशल जस्टिस है या सामाजिक न्याय है, ये इस पे बहुत शोर शराबा होता है, बहुत बातचीत होती है। प्रधानमंत्री के लगातार ये प्रयास है कि जो इस देश के अंदर जो सोशल जस्टिस है उसको सेकुलराइज किया जाए। अब तक क्या है, वो सांप्रदायिक है, सिर्फ हिंदू समाज में हमको सोशल जस्टिस चाहिए, उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, बनिया है, तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इधर बात नहीं होती। इधर भाईजान लोगों को एक मत होकर कांग्रेस को वोट देते रहें, सामाजिक न्याय की पार्टियों को वोट देते रहें, ठीक है। जब तो प्रधानमंत्री के प्रयास है कि अगर देखिए, अगर सोशल जस्टिस अच्छी चीज़ है किसी समाज के लिए, तो भारत के दूसरे समाज में भी अगर यही समस्या है तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ होगी। तो आखिर विपक्ष के लोग, उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए बात कही कि आप जातीय जनगणना की बात करते हो, आप मुस्लिम समाज की जातियों की बात क्यों नहीं करते? तो प्रधानमंत्री का प्रयास लगातार सोशल जस्टिस को सेकुलराइज करने का है, जो देश के हित में है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है। लेकिन अन्य लोग जो है, अभी भी देखिए, प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात को कई बार बोला, लेकिन विपक्ष की पार्टियां इसको एड्रेस ही नहीं कर रही हैं। बस यही उठा रहे हैं कि मुस्लिम समाज और इस्लाम धर्म इस वक्त संकट में है, भारतीय जनता पार्टी सबको बर्बाद कर देगी। वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज ये धार्मिक पहचान के आधार पर उनको वोट देता रहे, ताकि उनको अपने सीट हासिल करने में
आसानी हो, पार्लियामेंट में पहुंचने में आसानी हो, और इसके बदले में वो कुछ देना भी नहीं चाहते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज को टिकट दे रहे हैं या उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा रहे हैं या उनकी जो और समस्याएं, एजुकेशन की समस्या, हेल्थ की, उसको एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, बस आप हमें वोट दो, फिर पूछना नहीं। जबकि प्रधानमंत्री ने, आप ट्रिपल तलाक से देखिए, जो पसमानदा समाज की औरतें भुक्तभोगी हैं, क्योंकि भारत के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनका कल्चर भारतीय कल्चर है। तो हमारे यहाँ शादी ब्याह जन्म जन्मांतर का एक दिमाग में रहता है। इस्लाम में ठीक है संबंध विच्छेद होने की गुंजाइश है, लेकिन हमारे यहाँ पसमानदा अशराफ में तो सुबह खाला की लड़की से तलाक होता है, शाम को दूसरी खाला की लड़की से शादी हो जाती है। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं। हमारे कल्चर में अगर शादी ब्याह का डिस्प्यूट भी होता है, यही एक पंचायत ऐसी है जिसमें वर पक्ष कन्या पक्ष इस मेंटेलिटी के साथ जाते हैं कि बातचीत करके दोनों को मिला देना है, तोड़ना नहीं है। यही एक ऐसी पंचायत है भारत में। बाकी और ज़मीन जायदाद है, किसी की पंचायत में जाएंगे तो मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, तो आप हमारे पक्ष में रहेंगे, हम गलत हो या सही। लेकिन भारत में चाहे हिंदू हो या पसमानदा के अंदर जब शादी ब्याह कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पक्ष इस नियत के साथ जाते हैं कि बातचीत करके इन लोगों के ठीक करा देंगे। तो मैं वो कह लूँ, तो उसमें जब तलाक हो जाता था तो उसको हमारे यहाँ बड़ा ख़राब मानते थे। और जब रिश्ता वगैरह की बात होती तो लोग देखते थे कि अगर किसी घर में तलाक हुआ है तो वहाँ शादी नहीं करते। तो इससे जब ट्रिपल तलाक नहीं था तो 3 बार बोल के तलाक देते, इससे ज़िंदगियाँ बर्बाद होती थी, न सिर्फ पसमानदा महिलाओं की बल्कि पसमानदा पुरुषों की भी ज़िंदगी ख़राब होती थी। उनको भी दोबारा रिश्ता नहीं मिलता था कि इनका तलाक हुआ है, इन्होंने तलाक दिया है। तो ट्रिपल तलाक आने से वो एक बहुत बड़ी हद तक उस पर कंट्रोल, मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से हुआ, लेकिन उस पर कंट्रोल हुआ है। तो उधर सामाजिक सुधार का भी कार्यक्रम चल रहा है, उससे हमारे समाज का फ़ायदा भी हो रहा है, फिर भी हम वोट नहीं दे रहे हैं। और उधर जो है हमारे सामाजिक सुधार का या इस तरह की कोई कार्यक्रम नहीं है, बस सांप्रदायिक आधार पे इनको वोट देते रहो, इनको सत्ता और वर्चस्व पहुंचाते रहो। जैसे बात होती है कि 72 फिरके हैं, तमाम जातियां हैं, तो जातियों पे थोड़ा अपने अशराफ तो बात कर लिया, और जातियां क्या हैं? हाँ, मैं बताऊं, लगभग 200-250 के आसपास जातियाँ होंगी भारत के जो मुसलमान बसते हैं। मुस्लिमों में 200 से 250 जातियां? हाँ, इससे ज़्यादा ही होंगी। मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूँ। 10-20 जातियों का नाम तो मैं खुद ही बता दूंगा। और मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ जब प्रधानमंत्री ने मुस्लिम जातियों का, जब भोपाल में वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात कर रहे थे, तो उन्होंने उन जातियों का नाम लिया जो अच्छे मुसलमान नहीं जानते हैं। यानी जो समाज में सोशल जस्टिस के लिए विद इन द मुस्लिम सोसाइटी जो स्ट्राइव कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते। वो हमसे पूछे कि लब्बई क्या होता है। तो लब्बई साउथ इंडिया में जो है तो देसी मुसलमान होते, तमिलनाडु वगैरह में। प्रधानमंत्री में उसका भी नाम लिया। मैंने कई एक आर्टिकल में इसका जिक्र किया। देखिए, मुख्यतः जो है अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का ये भेद है, और ये इस्लामिक फिक्र की शब्दावली है। ये कोई भारत की शब्दावली, क्योंकि अरबी भाषा के हैं। पसमानदा तो अरबी जानता भी नहीं। हम कुरान भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं हम जान नहीं रहे, बस तोते की तरह हमको उसको पढ़ना बता दिया गया है। ठीक है। तो अब अशराफ का मतलब होता है, शरीफ का बहुवचन है ये। इसमें ज़्यादातर वो जातियाँ हैं जो बाहर से इन्वेडर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में आया, यहाँ के जो लोकल राजाओं को हराया, फिर यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की, जो शासक वर्ग आप कह लीजिए। दूसरा अजलाफ जातियाँ हैं, और वो जिल्फ का बहुवचन है। और जल्फ का मतलब, या जिल्फ या जल्फ का मतलब होता है असभ्य लोग। तो इसमें ज़्यादातर कामगर जातियाँ हैं, जैसे धुनकर हैं, बुनकर हैं, बढ़ई है, लोहार है। और दूसरा अर्जाल होते हैं, वो रजील का बहुवचन है। और रजील का मतलब होता है निकृष्ट लोग, नीच लोग। तो इस्लामिक फ़िक्र में कैटेगराइजेशन इतना ख़राब है, जैसे संविधान में कैटेगराइजेशन है कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो ये कोई डेरोगेटरी टर्म तो है नहीं, लेकिन अजलाफ और अर्जाल का टर्म ही डेरोगेटरी है। यानी आप किसी को असभ्य कह ही रहे हो कि यह असभ्यों का ग्रुप है, ये नीच लोगों का ग्रुप है। अब आइए, जो पसमानदा नाम चल रहा है, इसमें जो ओबीसी, ये जो अजलाफ हैं, जो कामगर जातियाँ, जो स्वच्छकार जातियाँ, साफ़ सफाई काम में लगी हुई हैं, अर्जाल जातियाँ, इनको मिला के हम लोग पसमानदा कहते हैं। एक अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हमने देशज शब्द जोड़ा, क्योंकि इंडिजिनस लोग हैं, और तो इसमें हमने देशज पसमानदा। तो जब देशज पसमानदा आप कहते हैं तो उसमें संवैधानिक परिभाषा की बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी और इससे कन्वर्टेड जो इस्लाम धर्म में आ गए वो लोग हैं। ये एक है। अगर जातियों के आधार पर जनगणना हो गई मुस्लिमों में भी, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा भारतीय राजनीति पर? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं समझता हूँ कि सोशल जस्टिस को होगा। एक तो उसका सेकुलर चरित्र बाहर आएगा, भाई मुस्लिम समाज में भी सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, यहाँ भी ये जातियाँ हैं। ये काम हुआ भी पहले भी, मंडल कमीशन ने मुस्लिम समाज को ओबीसी में रखा, तो पूरा डाटा वगैरह निकाल के वो अभी बिहार में जो जातीय सर्वे हुआ उसमें भी निकला है। तो सामाजिक न्याय के लिए मैं इसको बहुत ठीक समझता हूँ, जातीय जनगणना।
और बहुत ही ये भी पता चले कि कौन से मुसलमान की जातियाँ कितनी हैं। तो एक सरकार के पास डेटा होगा तो जो लोक कल्याणकारी स्कीम बनाती है या जो भी सरकारी स्कीम बनाना चाहती है उसको आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, जब जाति जनगणना की बात होती है तो बहुत लोग समझते हैं कि पूरे समाज को गिनने की बात हो रही है। देखिए, सिर्फ ओबीसी को गिनने की बात होती है या जो है आप जो अपर क्लास है उसको गिने, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती होती है और वो सार्वजनिक भी होती है। आप अभी नेट पे डालिए कितने कहाँ शेड्यूल कास्ट हैं, वो सब पता चल जाएगा, ठीक। लेकिन ओबीसी की गिनती को जाहिर नहीं किया जाता है। 2011 में कांग्रेस ने किया भी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया। एक अजीब बात है कि कांग्रेस ने उसको सार्वजनिक नहीं किया, आप कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जिसको आपने कराया उसको सार्वजनिक नहीं किया। दूसरी चीज़, वो कर्नाटक में अब इनकी सरकार भी बन चुकी है, वहाँ भी जाति जनगणना हो चुकी है और वो डब्बे में रखा हुआ है, उसको भी सार्वजनिक नहीं कर रहे। तो अगर कांग्रेस इस बात में, देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ और किसी को आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हम सामाजिक लोग हैं, समाज के नज़र से देखते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सच्ची है तो कर्नाटक में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है उसको जाहिर कर देती, तो पब्लिक में भी विश्वास बना कि हाँ साहब ये केंद्र में जब आएंगे तो आप सही बात कर रहे हैं, कराएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ एक राजनीतिक स्टैंड लगता है। और ये उसी तरह दूसरी बात जो आपने कही थी कि उससे क्या फायदा होगा, पहला तो सोशल जस्टिस, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी देखिए, हमने कहा कि जब सोशल जस्टिस और सांप्रदायिकता एक दूसरे के विरुद्ध कर्मानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब जाति जनगणना होगी तो समाज में सोशल जस्टिस की चर्चा होगी, तो लोग अपने सामाजिक और आर्थिक पहचान के हिसाब से वोट देने तक जब जाएंगे तो सांप्रदायिकता कम हो जाएगी, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिकता हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिकता हो। तो देश में एक स्वस्थ माहौल बनेगा राजनीतिक एतबार से भी। लोग अपने समाज के पिछड़ेपन को लेके, रोजी रोजगार और पढ़ाई लिखाई और नौकरी में भागे उसको लेके सचेत हैं। तो फिर ये धर्म के नाम पे जो भड़का के जो वोटिंग होती है मुस्लिम समाज का या ऐसे जो जैसे भी, वो कमी होगी। तो मैं सुखद समझता हूँ कि लोग सामाजिक न्याय के आधार पर वोट देना शुरू कर दें। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूँ, ये जो मैं कह रहा था कि जातीय जनगणना में तो ओबीसी की जनगणना की बात हो रही है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब गिने जाते हैं, लेकिन विडंबना ये कि मुस्लिम समाज का जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है, उसकी भी गिनती नहीं होती। तो हमने ये कई बार ये बात कही है, कई जगह कही, मैंने आपके चैनल पे भी कहा है कि जब तक आप ये ओबीसी वाला नहीं कर पा रहे हो, विपक्ष का विरोध है या चाहे जैसे भी आम सहमति जब तक नहीं बन पाती है, तो क्यों नहीं जैसे आप शेड्यूल कास्ट, हिंदू समाज के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को गिनते हो तो मुस्लिम समाज के भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को गिन लो, सिख समाज के भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को गिन लो। हम कह रहे हैं कि इसको सेकुलराइज कर लीजिए, इस पर तो किसी का विरोध है नहीं, इस पर सहमति है। जब तक आप ये काम कर लिए और जब पूरी तरह से जनगणना हो तो सबकी जनगणना होनी चाहिए। जी, क्या वाकई में मुसलमान अल्पसंख्यक है? देखिए, जो अल्पसंख्यक की डिफिनीशन है, मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है, द प्रिंट ने इसको पब्लिश भी किया था। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक कल्चर के आधार पे, और देखिए हम जब अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसमें भाषाई अल्पसंख्यक भी आता है, लेकिन सिर्फ हम धार्मिक अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो कल्चर भी समान होनी चाहिए और वो उसका जो है प्रभावी भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहुत ये एग्जैक्ट जो हम आज देखते हैं वो बहुत फिट नहीं बैठता है। लेकिन चूंकि भारत देश में अब तक ये है कि एक बहुसंख्यक है, उससे संख्या में चाहे जितना कम हो तो वो अल्पसंख्यक हो गया है। लेकिन भारत के मुसलमानों की जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या कि यूरोप के 1 दर्जन देश इसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो संख्या के हिसाब से, लेकिन दूसरी वाली संख्या और ज़्यादा बड़ी है। और अब आप ये अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान तो है नहीं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। मुसलमान मैं समझता हूँ कि मुस्लिमों की ज़्यादा होती है। देखिए मैं बताऊँ इस देश की विडंबना क्या है। जैसे आप अल्पसंख्यक कहते हैं, इसका सीधा मतलब मुख्य धारा की मीडिया में जो है मुसलमान होता है, ठीक। और मुसलमान का सीधा मतलब आप ये समझिए अशराफ होता है। उसमें देशज पसमानदा, नट, धोबी, हलालखोर, कुंजड़, गोरकन एक जाति होती है मुसलमानों में जो कब्र खोदते हैं, दफन के लिए कब्र खोदते हैं। गोरकन का, गोर का मतलब कब्र होता है, कन मतलब खोदने वाला। जैसे कोहकन, आपने फरहाद का नाम कोहकन था, कोह कहते हैं पहाड़ को, जो पहाड़ खोदते हुए मर गया था अपनी महबूबा के लिए। राजा ने कहा था ना कि तुम पहाड़ खोद के रास्ता बनाओगे तो मैं अपनी बेटी से शादी कर दूंगा, तो पहाड़ खोदते हुए मर गया वो, इसलिए उसे कोहकन भी। उसी तरह गोरकन होता है, ये गोरकन जातियाँ, इनकी कोई बात ही नहीं होती है। तो ये जो आप जानना चाह रहे थे कि क्या प्रश्न था आपका, कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक की जब बात होती हाँ, जो अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब अशराफ होता है। जैसे आप कहते हैं यहाँ कितने मुसलमान हैं, किसी चैनल में बात है कितने, अगर वो मुसलमान होगा तो अशराफ ही होगा। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची की तरह यूज़ करते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक में और भी लोग आते हैं, उनकी तरफ से उतना शोर शराबा भी देखने को नहीं मिलता है।
मुसलमानों की तरफ से शोर शराबा बनता है। अगर कोई नेता कह रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लिए मैं ये करूँगा, तो पब्लिक भी समझती है, मीडिया भी समझती है कि मुसलमानों की बात हो रही है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। हम लोग बात कर रहे हैं, जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं वो इस बात को समझें कि नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। अब ऐसे में लोग पूछेंगे कि ओवैसी कौन से मुसलमान हैं? बिल्कुल अशराफ मुसलमान हैं, और वो हाँ बिल्कुल, और वो जो उनका पूरा विमर्श है, देखिए एक और बता दूँ, इस देश में जो मुस्लिम विमर्श है वो है क्या? पार्टीशन हुआ वो हिंदू मुसलमान नहीं, मुस्लिम आधार पे हुआ है। हमको हम टू नेशन थ्योरी है, हम अलग रह सकते हैं, हम उसे हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, संभव ही नहीं है। जबकि ये बात ऐतिहासिक रूप से और आज भी गलत साबित हो गई। तो टू नेशन जो थ्योरी थी कि हम अलग रहेंगे, मुस्लिम विमर्श जो आजकल इस देश के अंदर है, जिसको अशराफ वर्ग तो चला ही रहा है क्योंकि उसका हित उसमें होता है, हित अपना सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखता है। दूसरा जो तथाकथित सेकुलर लिबरल राजनीतिक पार्टियां भी और सेकुलर लिबरल बुद्धिजीवी लोग भी इसको हवा देते रहते हैं। तो ये सीधा सा जो है टू नेशन थ्योरी का परिवर्तित रूप है, मॉडिफाइड है वही चीज़। मुस्लिम विमर्श इस देश में टू नेशन थ्योरी का ही मॉडिफाइड रूप है। इसलिए जब भी आप मुस्लिम की बात करते हैं तो अशराफ वर्ग की बात होती है, फिर वो पाकिस्तान बन जाता है। आप देखेंगे भारत में छोटे छोटे पाकिस्तान हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड। इसमें आप देखेंगे जो सरकार की संस्थाएं हैं, सेकुलर संस्थाएं, वहाँ तो आपको देसी मुसलमान जो हैं, जिसको हम देसी मुसलमान, वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएंगे पढ़ लिखे। जैसे मैं पढ़ लिखे डॉक्टर हो गया, आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन जो प्योर मुस्लिम संस्थाएं हैं, जमीयतुल उलमा हिंद है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, और जो अर्ध सरकारी टाइप के हैं, एनजीओ टाइप के हैं, या गवर्नमेंट के जो है, जैसे अल्पसंख्यक आयोग में तो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ, सिख लोग को भी मौका मिला, जैसे वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, ये सरकार की उससे चलती, इसमें सब आपको अशराफ वर्ग मिलेंगे। तो मुस्लिम नाम पे वही है। आपने जिक्र किया जामिया का, तो अब जामिया का सवाल आगे था, लेकिन यही पूछ लेता हूँ कि जामिया में इस वक्त बवाल इस बात पे मचा है कि दिवाली के दिए क्यों जला दिए गए जामिया में। तो क्या अब ये हालत हो जाएगी कि, मतलब मैं सीधे पूछ रहा हूँ, क्या हिंदुओं को अपना जामिया की बुनियाद देखिए, उसका पूरा नाम जो है ना बिल्कुल सांप्रदायिक नाम है। जामिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी नाम आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक नाम है, लेकिन उसका नाम सांप्रदायिक जरूर है, लेकिन उसका चरित्र सांप्रदायिक नहीं है, वो सेकुलर चरित्र है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम भी सांप्रदायिक है, कई लोगों से उसका चरित्र भी सांप्रदायिक है। कई लोगों से मैंने बात किया कि देखिए जामिया एएमयू और बीएचयू 4-5 साल के अंदर में खुलते हैं, और आज एएमयू की हालत देख लीजिए, बीएचयू की हालत क्या देख लीजिए। जो आपने कहा कि सांप्रदायिक नाम हो सकता है, लेकिन चरित्र बीएचयू का नहीं है, एएमयू का चरित्र है। एएमयू का चरित्र बिल्कुल सांप्रदायिक है, और मैं भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो और प्योर सांप्रदायिक नाम है। मिल्लिया का मतलब मिल्लत से होता है, मिल्लत से मतलब समाज से है, और मिल्लत का अगर आप मिल्लिया या मिल्लत बोलेंगे, इससे मतलब मुस्लिम समाज से होता है वैश्विक लेवल पे। और यहाँ और स्पेसिफाई किया जाता है कौन सी मिल्लिया है, ये इस्लामिया, यानी इस्लाम वाले, मतलब किसी को कन्फ्यूजन ना रहे पूरी तरह से। जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी होता है, तो खैर सेकुलर वर्ड है, अरबी में जामिया कहते हैं, विश्वविद्यालय हम लोग हिंदी में कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो उसका नाम ही कम्युनल है। और अलीगढ़ के जो लोग बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों को लगा कि नहीं हमको ही बनाना चाहिए, तो वो लोग अलग जाके बने। पहले अलीगढ़ में बना, फिर जाके वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। तो वहाँ इससे बाद देखिए, जो देश सेकुलर है, संस्थाएं सेकुलर होती है, एजुकेशन संस्थाएं हमारे यहाँ सेकुलर हैं। तो होली तो हमारे यहाँ, दिवाली का तो नहीं ज़्यादा, लेकिन हम लोग कॉलेज वगैरह में, मैंने बीएससी किया, पास आउट किया बलिया से, तो होली के 1-2 दिन पहले से ही रंग अबीर वगैरह सब चलने लगता था। तो ये होता था कि जो उस तरह के बच्चे थे जो रंग से भागते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कहते भैया अब 2-3 दिन कॉलेज नहीं जाना है। खासतौर से हम लोग बीएससी में थे, तो साइंस के डिसिप्लिन ज़्यादा डिसिप्लिन माने जाते थे। तो हम लोग अपनी तरफ वो सब नहीं होता था क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास वगैरह रहे, लेकिन वो एक कैंपस में एक माहौल बन जाता है। तो मैं इसको बहुत बुरा नहीं समझता, ठीक है, त्यौहार आता है। अच्छा, भारत के त्यौहारों के साथ एक और समस्या है। समस्या क्या है, मैं उसको समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है कि वो सब मिलके मनाते हैं। त्यौहार चाहे जिस धर्म का हो, वो त्यौहार होता है समाज का। ईद पे हमारे घर तमाम हिंदू लोग आते हैं, जितने हिंदू हमारे घर ईद में सेवई खाते हैं, उतना मुसलमान नहीं खाता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिंदू इलाके में पला बड़ा हूँ। होली में हम लोग गुजिया खाने जाते हैं, नहीं खाने जाइएगा तो दूसरे दिन शिकायत आ जाएगी, भैया लौकुला है ना हमारे दुआरी पर, मतलब आप हमारे घर आए नहीं त्यौहार में। तो त्यौहार हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। हमारे यहाँ दशहरा में, ये दुर्गा पूजा में पंडाल वगैरह सब मुसलमान मिल के लगाते हैं। मोहल्ले की बात है यार, मोहल्ले का पंडाल है
तो उसमें तो कुछ है नहीं, सब लड़के मिलके लगा चंदा भी रहे देना हैं। है। तो कैंपस में भी हम तो कैंपस में तो हम ही आप जा रहे हैं ना, इंग्लैंड अमेरिका से तो लोग नहीं है। तो अगर दिवाली कोई दिए जला रहा है या होली के कुछ गुलाब, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब इसको सांप्रदायिक आधार पर रोकना कि जामिया मिलिया इस्लामिया हम नहीं करते, मैं इसको उचित नहीं समझता देश के सामाजिक सौहार्द के लिए। अगर इस तरह के कुछ लोग इन्वॉल्व हैं तो उनको जो भी कैंपस का एक रूल रेगुलेशन उस हिसाब से उनकी देख रेख होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ आबादी बढ़ी, अल्पसंख्यक जहाँ जहाँ बहुसंख्यक होते गए जिस इलाके में, वो संवेदनशील क्यों होते गए? अब तो पुलिस भी कह रही है जैसे बहराइच वाले में, और दंगे वहाँ बढ़ते क्यों गए? इसके पीछे देखिए, दंगे का एक अलग उसकी एक साइकोलॉजी है। उसमें मैं किसी एक समाज को या किसी एक पक्ष को कसूरवार नहीं समझता। इसमें मैं हमारी जो एक सिस्टम है, जुडिशरी है, या हमारा जो एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, इन सब को मैं जिम्मेदार समझता हूँ और समाज को मैं जिम्मेदार समझता हूँ। आपने जो जनसंख्या वाली बात की, देखिए हिंदू समाज और मुस्लिम समाज का अगर कंपैरेटिव स्टडी आप करेंगे तो हिंदू समाज आपको ज़्यादा लिबरल मिलेगी, ज़्यादा सहिष्णु मिलेगी। मुस्लिम समाज थोड़ा सा कम्युनल होता है। अच्छा, ये होता है जो लोग संख्या में कम होते हैं वो थोड़ा सा सांप्रदायिक होते भी हैं। हालांकि भारत में मुसलमान एक बहुत बड़ी संख्या में है, हिंदुओं के कंपेयर में वो कम हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी है। हमने बताया ना कि 1 दर्जन यूरोप के देश इसमें आ जाएंगे। बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जो भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश में घुस जाएंगे 8-10 मुस्लिम देश, इतनी हमारी मुसलमानों की आबादी है। समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए उसमें देखिए कभी सरकार की तरफ से, कभी समाज की तरफ से होता है। जो आपका मूल प्रश्न था कि जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा होती है वहाँ बवाल ज़्यादा होता है, संवेदनशील इलाका क्यों कह दिया? तो इसमें देखिए, इसमें ना सबकी गलती है। सिर्फ आप मुस्लिम समाज को दोष देके हम बच नहीं सकते। अगर मुस्लिम समाज अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। हम मानते हैं कि मुस्लिम समाज कम्युनल है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो भी उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाता है। और देखिए, जब दंगे फसाद में नुकसान हमेशा जो लो सोशियो इकोनॉमिक लोग हैं उन्हीं का होता है, जो ठेला लगाया हुआ, चाहे वो हिंदू हो चाहे उसके बगल में ठेला लगाने वाला मुसलमान। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, जहाँ भी गंभीर दंगे हुए हैं आप देखिए वहाँ के जो दंगे के भुक्तभोगी ज़्यादातर ये आप समझिए समाज का जो लो सोशियो जाति की अगर बात करेंगे तो उसमें ओबीसी SC ST, जो हिंदू समाज का ओबीसी SC ST या मुस्लिम समाज का ओबीसी ST, एक तरफ बहुजन कह लेते हैं, एक तरफ पसमानदा कहते हैं, वही भुक्तभोगी भी होता है। और जब दंगे ख़त्म होते हैं तो आप जाके देखिए जिन इलाकों में बहुत गंभीर दंगे हुए वो फिर वो साथ में रहते हैं, फिर अपना अपना ठेला लगा लेते हैं। कल या परसों आज मैं एक वीडियो देख रहा था, भागलपुर के दंगे में एक हमारे वहाँ है आज़ाद साहब, कोचिंग भी चलाते हैं, तो अपने ननिहाल, उनका ननिहाल था, और वहाँ से बहुत लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को सब पसमानदा थे, विस्थापित भी किया गया, उनके घर जल गए। भागलपुर का दंगा बहुत मशहूर है, आप जानते होंगे। तो ये आप समझिए 89-90 की बात है। ये अभी पिछले साल गए थे वहाँ करने, तो वो सब अपने बचपन के दोस्तों को ढूंढ रहे थे वहाँ, तो वो सब लोग बता रहे थे कि यहाँ फलाने का घर था, तो ये बगल में फलाने चाचा का घर था, तो जो लोग वहाँ से विस्थापित मुसलमान, लेकिन वो इस तरह से कह रहे थे कि भैया ये इस वो लड़की तो उनका ननिहाल था वो, तो उसका वेलकम, और उस तरह से ऐसे उस तरह की बात कर रहे थे जैसे लग रहा था किसी दंगे फसाद की बात नहीं हो रही है, बहुत खुशी से लोग कहीं किसी के घर चले गए। तो इस तरह से वो मिलजुल के रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि भारत की भूमि की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और जहाँ दंगे नहीं होते वहाँ की मैंने उदाहरण नहीं दिया, जहाँ दंगे हुए हैं कल से फिर दोनों ठेला वहीं जाके लगाते हैं और दोनों एक दूसरे का आंसू भी पोंछते हैं। बिल्कुल, समाज ये भी आप समझ बिल्कुल समाज तो एक हो जाता है जी, लेकिन कुछ ऐसे जो कि मुसलमानों के रहनुमा बनने निकलते हैं, असदुद्दीन वैसे ही लोग जैसे कहते हैं कि भाई बहराइच में उनको गाजा नजर आने लगता है, तो जब ऐसे बयान आते हैं तो क्या ये उकसाने वाले बयान? देखिए, अब देखिए जो ओवैसी साथ में ये भी कहते हैं कि हमने बताया इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं हो गए हैं योगी आदित्यनाथ, कि जो वो इस तरीके से फैसले लेंगे। देखिए, उनकी जो भाषा है पूरी तरह से अशराफवादी भाषा है। ये वही भाषा है जो मुस्लिम लीग यूज़ किया करती थी। और मैंने कई जगह इस बात को कहा है कि ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो जो है मुस्लिम लीग पार्ट 2 है और ओवैसी जो है जिन्ना पार्ट 2 है। इनका वही काम है जो जिन्ना का था, इनकी पार्टी का वही काम है जिन्ना का, फसाद फैलाना, इस तरह की बातें करना, सांप्रदायिक बातें करना, और इसी सांप्रदायिक से फिर रिएक्शन भी होता है। यूपी में उनका कोई जनाधार नहीं है, चुनाव लड़ने चले आते हैं। ये जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से ऊपर आई तभी से मीडिया के दूल्हे भी बने हैं, वरना ये हैदराबाद में भी ओल्ड सिटी से बाहर इनका कोई प्रभाव नहीं है।
हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जो मुसलमान हैं वहाँ भी इनका विरोध है, लेकिन उससे ओल्ड सिटी से बाहर भी इनका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन अब ये मुस्लिम संप्रदाय, हम लोग लगातार इसके विरोध, हमारे बाप दादा रहे, आसिम बिहारी इसके विरोध में रहे, हमने उस वक्त भी मुस्लिम लीग का विरोध किया था, हम आज भी MIM का विरोध करते हैं। और हमने आपको बताया कि मुस्लिम इमर्ज क्या है, ट्यूनेशन थ्योरी का बदला हुआ रूप है। तो ये इस तरह की चीज़ों पे, ये लाशों पे रोटी सेकने चले आते हैं, अपनी सत्ता की कुर्सी रखने चले आते हैं। लोगों के जो सामान्य जन हैं उनके खून और लाशों पे अपनी सत्ता की कुर्सी रखने चले आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, जबकि जो पब्लिक भुक्तभोगी है वो साथ में रह रही है। ये उसके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जब हमारी जाति वालों का इनकाउंटर होगा तो हम तो बोलेंगे, मतलब कहते हैं कि जाति देख के इनकाउंटर हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो हम तो बोलेंगे। नहीं, देखिए, अगर किसी को लगता है लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन वो ऐसी जाति देख के तो बोलते नहीं है, ये तो धर्म देख के बोलते हैं, है ना। तो एक सेकुलर देश में धार्मिक पहचान में बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्टी ही धार्मिक पहचान पे है। हाँ, अब उनका पूरा नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो मैं कहता हूँ कि मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, मजलिसे इत्तेहादुल अशराफीन है। ये सारे अशराफ हैं उनके पार्टी में। अच्छा। मुसलमान अगर आप मुसलमान कह रहे हैं तो जो नट है वो भी मुसलमान है, जो गोरकन है, कबर खोदता है, वो भी मुसलमान है, जो धोबी है वो भी मुसलमान। किसी धोबी को सदर बना दे, 3 पीढ़ी से वही सदर हो रहे हैं, प्रेसिडेंट हो रहे हैं। अब बात करें सारे मुसलमानों की, मुसलमानों की जितनी संस्था हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, मजहबी संस्था, चाहे राजनीतिक पार्टियां, सबका वही हाल है। बाहर से आए हुए मुसलमान उसको रूल करता है, इस्लाम का नाम लेता है, मुस्लिम नाम पे वो अपने सत्ता वर्चस्व, अपने अशराफ का जो सत्ता वर्चस्व है कि हम राजा रहे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान भी लिया। वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड भी छोटा छोटा पाकिस्तान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये बना के अपना चला रहे हैं। और उसमें अगर अंदर से कोई बोलता है तो उसको बीजेपी का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। अब यहूदियों वाला कम हो गया आजकल, भाजपा RSS, क्योंकि भाजपा RSS सत्ता में है तो भाजपा RSS कहना आसान है। मेरे ऊपर भी है कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ, है ना। मुझसे द प्रिंट में इंटरव्यू में दे रहा तो उन्होंने पूछा कि आपको कहा जाता है कि भाजपा के एजेंट है। हमने कहा एजेंटी करने की क्या जरूरत है, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी और सत्ताधारी पार्टी है। जो पार्टी सत्ता में आती है सारे लोग उसका झंडा अपने घर लगा लेते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप भाजपा ही हैं तो एजेंटी करने की क्या जरूरत है मुझे, मैं डायरेक्ट मुख्यधारा की राजनीति करूंगा भाजपा में। तो ऐसी बात नहीं है। और जब बाहर से आप जैसे लोग बोलेंगे तो कहेंगे इस्लामोफोबिक है। इस तरह से वो अपना करके अपना सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखते हैं, पसमानदा को गुलाम बना के रखते हैं। जब चाहते हैं इस्लाम के नाम पे भीड़ लगा देते हैं और उसके बाद उनके दामाद MLC बन जाते हैं तो सारा ना इस्लाम भी संकट से बाहर आ जाता है, मुसलमान भी संकट से बाहर आ जाते हैं। मैं बताऊं, रमज़ान के दिन में जब मुसलमान रोज़ा रहते हैं, पसमानदा खास तौर से रोज़ा रहता है, क्योंकि पसमानदा भारतीय मुल्क का है और भारत के लोग आध्यात्मिक बहुत होते हैं। तो उसके घर खाने को नहीं फिर भी रोज़ा रहता है, रिक्शा चलाता है फिर भी रोज़ा। अशराफ AC में रह के रोज़ा नहीं रहता है। एक मैं सबकी एक जनरलाइज बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो इस तरह से भीड़ लगा दिया वहाँ पे पटना के मैदान में कि वो क्या बताए, आइन बचाओ और इस्लाम बचाओ। दूसरे दिन उनके दामाद MLC बन जाते हैं तो संविधान भी बच जाता है, इस्लाम भी बच जाता है। और पसमानदा फटी टोपी लगा के दिन भर धूप में रहा, रोजा रह के घर आ गया, उसको कुछ नहीं। तो ये पूरा एक धोखा चल रहा है। हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं इसी के विरोध में, और ये जाएगा सोशल जस्टिस। देखिए, सांप्रदायिकता का अगर विनाश करना है इस देश के अंदर तो आपको सोशल जस्टिस पे काम करना होगा। और मैं बता दूं, कुछ लोगों को हिंदू सांप्रदायिकता की बहुत चिंता होती है। देखिए, हिंदू समाज एक स्वस्थ और सुंदर समाज है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, क्योंकि हमें मस्जिद के खुतबे से लेके और जलसे जुलूस और मदरसे में ये सिखाया जाता है कि हिंदू बहुत ख़राब होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि हिंदुओं से अच्छा पिछले 100 साल में हिंदू समाज ने जितने अपने अंदर सुधार किया है, पूरी दुनिया में किसी समाज ने सुधार नहीं किया। अपने धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जाके इन्होंने कानून बनाया, उसका विरोध किया, मनुस्मृति जलाई गई। आप जो है मजमूए क़वानीन इस्लामी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का किताब है, उसको आप जला के देख लीजिए, आपका क्या हाल होगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी मुसलमान को, हिंदू की बात है, हिंदू जला दे तो फिर आगे लग जाएगा, है ना। अगर मुसलमान भी जला दे तो उसकी क्या हालत होगी। लेकिन वहाँ आसानी से जो है तो हिंदू सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए हिंदू समाज में लोग सफिशिएंट है, पर्याप्त हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू सांप्रदायिकता की चिंता भी है तो आप देखिए कि हिंदू सांप्रदायिकता के कारण क्या है। हिंदू सांप्रदायिकता का कारण मुस्लिम सांप्रदायिकता है, वो रिएक्शनरी सांप्रदायिकता है हिंदुओं के अंदर। तो जब आप मुस्लिम सांप्रदायिकता कंट्रोल करोगे तो हिंदू सांप्रदायिकता कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी चीज़, मुस्लिम सांप्रदायिकता कंट्रोल करने का सीधा सा अच्छा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक कुरीतियों पे काम करिए और मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस की बात करिए। एक बात और कहते हैं, लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता खतरनाक नहीं होती, बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता खतरनाक होती है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ अल्पसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता ने देश का ज़्यादा नुकसान किया, देश का बंटवारा कराया,
सीधे साधे सहिष्णु हिंदू समाज को रेडिकलाइज करने में बड़ा रोल करते हैं। क्योंकि फिर अगर जैसे मैं हिंदू आपको सांप्रदायिक करना, तो मैं देखो मुसलमान ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है, देखो वैसे ऐसा कह रहा है, मार देंगे 15 मिनट के लिए, हटा दो तो सारे हिंदुओं को मार देंगे। तो आपको लगता है यार देश हमारा है और 15 मिनट में ये कैसे मार देंगे, तो आसान हो जाता है रेडिकलाइज करना। बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप देखिए, मैं एक बात कह दूँ, हिंदू समाज इतना कुछ होने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले सारे हिंदुओं को आप सांप्रदायिक मान लें, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं है, तो भी कितने प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला? देश की कितनी बड़ी हिंदुओं की संख्या है जो उसको वोट नहीं देते हैं, तो ये हम कैसे मान लें कि हिंदू सांप्रदायिक हो? है, दिक्कत है, मैं ये नहीं कहता हूँ, और दिक्कत है, उसके लिए लड़ने वाले लोग हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मुस्लिम सांप्रदायिकता को एड्रेस करूँ। लेकिन यहाँ उल्टा क्या है, जितने अशराफ वर्ग आप देखेंगे मुसलमान में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो या मीडिया कर्मी हो, दिन भर हिंदू सांप्रदायिकता को टारगेट करते हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत बात का जिक्र किया कि मदरसे से लेकर मस्जिद तक हमें यही सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर है, हिंदू दुश्मन है। वाकई में यही सिखाया जाता है? देखिए, इस तरह की नैरेटिव चलता है कि हम सुपीरियर हैं। हाँ। जब आप कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इसका मतलब सामने वाले को आप इन्फीरियर कह ही रहे हो। हाँ। और जब भी इस तरह की बात होती है तो डिमीन तो किया ही जाता है, अरे वो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, है ना, तो ये तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, मुसलमान यहाँ हुकूमत करने लगे, नहीं तो ये लोग तो कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे। इधर तो हम लोग बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। और इस समाज में आम तौर से 4 मुसलमान पढ़ा लिखा बैठते हैं तो वो इस तरह से बातें करते हैं, और हिंदू समाज इसको बहुत उस तरह से नोटिस नहीं करता है। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू समाज में इस तरह के लोग हैं, इसको नोटिस करना शुरू कर रहे हैं, अब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो समस्या आप देखिए कहाँ से हो रही है। देखिए, हमने पहले भी कहा, फिर रिपीट करते रहूँगा, अगर आपको इस देश के अंदर की सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है तो आपको मुस्लिम सांप्रदायिकता को ख़त्म करना पड़ेगा। हिंदू खुद ही, मेरे पिताजी कहते थे कि हिंदू ने जो सांप्रदायिकता खोल ओढ़ा वो मिट्टी की तरह, उस पर अगर आप ऐसे हाथ फेरेंगे तो भरभरा के गिर जाएगी, क्योंकि वो उसका नेचर ही नहीं है सांप्रदायिक। एक्शन की रिएक्शन अगर वो सांप्रदायिक होता तो इस देश में इतने तरह के धर्मों के लोग, इतनी तरह की जातियों को लोग और इतनी तरह की भाषा के लोग एक साथ नहीं रह पाते। बिल्कुल, मतलब एक्शन की रिएक्शन वो सांप्रदायिकता है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आ रहा है कि योगी सरकार का भी एक हाल फिलहाल फैसला हुआ कि अवैध मदरसों का जब सर्वेक्षण करवाया, तमाम ऐसे मदरसे निकले जिनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हो गई बॉर्डर की, तो आदेश हुआ कि मदरसों को गिरा दिया जाए। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर अवैध हैं तो आपके पास लीगल सब कुछ है तो गिरा देना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। आपको लगता है कि अवैध मदरसे एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए, देश के लिए? देखिए, इसमें जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे डॉक्टर जावेद इफ्तिखार साहब, उन्होंने ठीक स्टैंड लिया था। देखिए, एक तो अवैध जो है मदरसों का कहना, वो एक उचित बात नहीं है। रूल रेगुलेशन, अवैध का एक शब्द जो है ना बहुत नेगेटिव शब्द है। और कोई मदरसा चला रहा है या अपनी धार्मिक शिक्षा के लिए, जैसे हम लोग को नमाज़ पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके जो राइट्स हैं वो देखा जाना चाहिए। और मदरसा सिर्फ आप कहते हैं ना तो बहुत से कन्फ्यूजन, मदरसे कई तरह के होते हैं। एक मकतब टाइप का होता है जिसमें सिर्फ अरबी उर्दू पढ़ा दी जाती है। एक देवबंद का मदरसा है, चाहे नदवा मदरसा, बड़े मदरसे हैं जहाँ पूरी इस्लामिक स्टडी, अरबी भाषा पढ़ाई जाती है, अरबी लिटरेचर पढ़ाया जाता है। कुछ मदरसे गवर्नमेंट चलाती है, वो स्कूल की तरह चलता है, उसमें कक्षा 5 का भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, कक्षा 8 का भी एग्ज़ाम होता है, और उसकी सिलेबस NCERT के होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। मदरसे कई तरह के होते हैं। तो मदरसे के लिए अवैध शब्द का प्रयोग करना मैं उचित नहीं समझता। हाँ, रूल रेगुलेशन में जैसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं जो एफिलेटेड नहीं होते, मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड नहीं होते, ठीक है, तो एफिलेटेड नहीं है, लेकिन वो चूँकि उस तरह के मदरसे नहीं है एजुकेशन के प्रॉपर, बस वो जैसे ज़्यादातर मुसलमान क्या करते हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो एक मौलवी को रख देते हैं, 2-4-10 घर मिल के, एक मौलवी साहब आएंगे, इसको कुरान शरीफ पढ़ना सिखा देंगे, उर्दू पढ़ना सिखा देंगे, वजू कैसे बनाना है, तो उसको भी मदरसा कह दिया जाता है। तो उससे किसी का नुकसान तो होना नहीं, वो अपने धार्मिक कर्म को सीख रहा है। लेकिन मदरसे का जो प्रयोग किया जाता है रेडिकलाइजेशन करने के लिए, उसको सरकार को उसको देख रेख करनी, ये सरकार की जिम्मेदारी। कहीं से कोई इस तरह की रेडिकलाइजेशन या इस तरह की संविधान विरोधी, देश विरोधी का कहीं नैरेटिव चल रहा है तो सरकार उसका टेक केयर करे, ये बात ठीक है। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को भी लेकर बात हो रही है जी। कई लोगों से मैंने बात किया तो कह रहा है जो बड़ा वर्ग है मुस्लिम का, उसने कितना वक्फ किया ये बताने को तैयार नहीं। छोटों के पास वक्फ करने के लिए ज़मीन है नहीं, तो फिर वक्फ के पास इतनी ज़मीन आ कहाँ से गई? देखिए, वक्फ का एक पूरा खेल है, ये ठीक है। एक कहते हैं ना, किसी अच्छी चीज़ का भी लोग अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इस्लाम में है, कुरान शरीफ में है कि आप अपने जो कमा रहे हैं उससे लोगों पे खर्च कीजिए और अपने खर्च के बदले में आपको ईश्वर से करीबी या जो भी पुरस्कार है वो मिलेगा। तो आप अपने कमाई कुछ हिस्सा दान दक्षिणा में खर्च कीजिए।
उसीलिए वक्फ बोर्ड बना। वक्फ बोर्ड ब्रिटिशर्स के ज़माने में अशराफ ने वक्फ बोर्ड क्यों बनवाया? देखिए, कभी मुस्लिम कह के इस देश की मुसलमानों की किसी समस्या को आप नहीं समझ पाए। जब तक आप विदेशी अशराफ का जो शासक वर्गीय अशराफ है उसको जब तक आप नहीं समझेंगे, और जो भारतीय मूल के मुसलमान हैं, जो कामगार जाति आ रही है, कभी हमसे कहा जाता है कि हमने ताजमहल बनाया है। हमने कहा ताजमहल बना, हमारे बाप दादा बहुत होंगे तो उसमें मजदूर रहे होंगे। हम तो राजा थे नहीं भारत के, ना पहले थे ना आज हैं। बिल्कुल। हमारी स्थिति तो संविधान लगने के बाद थोड़ी सी अच्छी हुई कि मैं डॉक्टर बन गया, वरना अकबर ने तो जियो निकाला था कि इनको पढ़ने नहीं देना है रजील लोगों को। अच्छा। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ने देना, उसका कारण भी दिया, जियो है वो। मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। अकबर ने, जिनको बहुत सेकुलर बादशाह माना जाता है, उसने कहा इन रजीलों को पढ़ने नहीं देना है, शहरों में पढ़ने नहीं देना है। पढ़ाई वढ़ाई के लिए लोग शहरी आते हैं। मैं इलाहाबाद गया पढ़ने, क्यों नहीं पढ़ने देना कि ये फसाद बर्पा करते हैं। अगर ये एजुकेटेड हो गए तो ये जो है उपद्रव करेंगे, ये करेंगे, आप समझिए, इसलिए पढ़ने नहीं देना है। तो अगर अकबर रह गया होता तो हम आज भी पढ़ लिख के डॉक्टर बन के आपसे बात ना कर रहे होते। अकबर ने ये भी जियो निकाला था कि जो मछुआरे होते हैं और जो बूचर्स होते हैं, इनको आबादी के बाहर रखना है। चलिए ठीक है कि आपको लगता है कि नहीं ये काम मीट उट काटने का थोड़ा सा गंदा है, चलो बाहर रहेंगे, या मछली पकड़ने पड़ेगा, काम बदबू आती है, वो भी एक स्वास्थ्य के नजरिए से कर वो भी सकते हैं एक ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन आप ये कहना कि अब इनसे जो मेल जोल रखेगा उस पर जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, आपका एक काम है, आप सड़क पे झाड़ू लगाते हो, लेकिन आप हमारे मित्र हो, उसके बाद तो हम बैठ के एक जगह चाय पी सकते हैं आप। लेकिन अब कोई सरकार आया कहे कि नहीं भाई रोहित पांडे जिसे नहीं मिलना है तो झाड़ू लगाते हैं, तो ये तो फिर दूसरी मानसिकता बता रहा है, ये रेसिज्म जाते बता। अच्छा, अकबर के ज़माने में चूँकि जिक्र आया तो मैं कहता हूँ, वहाँ सजाएं भी ना नस्ल और जाति के आधार पे थी। यानी एक उच्च वर्ग का व्यक्ति किसी उच्च वर्ग को गाली देगा, ठीक है, कम सजा, तो उसको 3 रुपए देना है, 3 दिरहम, ऐसे ही लिखा है उदाहरण के तौर पर। अगर वो उच्च वर्ग का आदमी मध्यम वर्ग के आदमी गाली देता है, ठीक है, तो उसको जो है कम देना पड़ेगा। हाँ, उसे 6 देना। और उच्च वर्ग का जो निम्न है तो उसे 3 देना होगा। लेकिन अगर यही उल्टा है, निम्न वर्ग वाले ने उच्च वर्ग को दिया तो 12 दिनार देगा, मध्यम को 6 दिनार देगा, उसको लेवल में दे दिया। तो ये जहाँ सजाए, ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है, जहाँ सजाए इस तरह से हैं और कहते हैं कि ये ब्राह्मणों को देख के जातिवाद मुसलमानों के अंदर आ गया, या हिंदुओं को देख के हम लोगों ने जातिवादी सीख लिया, तो वहाँ अकबर को कौन वो मैनेज कर रहा था? और ये सब, और ये अजलाफ और ये तो अरबी भाषा के शब्द हैं। अगर आपने ब्राह्मणों से लिया होता तो वैश्य या शूद्र लिखे होते ना, या उसका कोई अरबी उर्दू का फॉन्ट हुआ होता है ना। बिल्कुल। तो ये नहीं है। तो हमारी जो भी स्थिति अच्छी हुई है भारतीय संविधान लगने के बाद, इसलिए हमारे बाप दादा जो पार्टीशन का विरोध कर रहे थे वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ थे। उनको उम्मीद थी कि एक अच्छा देश बनेगा तो हम उसमें अच्छे से। बिल्कुल, एक अच्छा देश बनाने की जब बात चल रही है तो इस वक्त जम्मू कश्मीर का जिक्र करना बेहद जरूरी है। चुनाव हुए और सत्ता में एनसी आ गई, अब स्टेटहुड की बात चल रही है और एलजी ने स्वीकार कर लिया मामला केंद्र के पाले में। इतनी जल्दी स्टेटहुड कर देना आपको लग रहा है सही होगा? देखिए, मैं जब 370 हटा था तो मैंने बहुत ही मुखर होकर, मैं समझता हूँ मैं अकेला मुसलमान रहा हूँगा उस वक्त, जिन्होंने तर्क के आधार पे मैंने उसको कहा कि ये ठीक बात है। क्योंकि अगर वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तरह के राज्य बनता है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पसमानदा भारतीय संविधान के अंतर्गत ये राज्य बनने के बाद कुछ आगे बढ़ा है, कुछ ही सही। देखिए, हमने कहा कि जो अशराफ वर्ग का जो मुस्लिम शासन पीरियड था उससे हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय, लेकिन हमारी स्थिति अभी भी बहुत ख़राब है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें मिल जाएगी क्या है। दलितों से भी उस वक्त से तो अच्छे हैं हम। तो हमें इस बात की खुशी है कि हम एक अच्छे देश में या अच्छे सिस्टम में हैं, अच्छा लोकतांत्रिक सेकुलर सिस्टम है, लेकिन हमारी स्थिति खराब है और इसमें समाज की भी, सरकार की भी, सबको मिलकर काम करना पड़ा, एक अलग है। तो हमने उस वक्त कहा था कि 370 को जो एब्रोगेट किया बहुत अच्छा, क्योंकि जब वो स्टेट बनेगा तो स्टेटहुड के फेवर में मैं हूँ। दूसरा, आपने कहा कि जल्दी तो नहीं होगा। देखिए, अंग्रेज भी यही सवाल करते थे कि हम तो चले जाएंगे, आप संभाल पाओगे? आपके पास कोई ब्यूरोक्रेट्स है इस तरह का, अभी हम चले जाएंगे? तो गांधी जी श्योर करते थे, या जो हमारे नेता थे फ्रीडम फाइटर, उससे कहते ऐसा नहीं है, हम कर लेंगे। इसलिए स्टेट विद इन स्टेट की बात हो रही थी कि हम स्वराज आपको दे देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, आज भी किंग वहाँ की वो होती है, जो क्वीन है, हम वैसे दे देंगे। तो उस पर बाद में हमारे नेता नहीं तैयार हुए, जो भारत छोड़ो आंदोलन चला उसमें कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये सवाल उनका भी था। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर में जो है स्टेटहुड दे देना चाहिए, और स्टेटहुड जब वो हो जाएगा, जब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की तरह बन जाएगा, तो हमारे पास सिक्योरिटीज़ है, जैसे यहाँ पुलिस है, सिस्टम अपना काम करेगी। और जब सरकार साफ नियत के साथ काम करेगी, लोगों को जब फ़ायदा मिलने लगेगा,
लोगों को जैसे वहाँ बच्चा स्कूल जाता है तो डरता है कहीं रास्ते में बम ना फट जाए। तो ये जब सिक्योरिटी के जो और पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो जब ठीक हो जाएंगे तो लोग भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जब आज मुसलमान भारत में रहते हुए अपने को पाकिस्तान या किसी अन्य देशों से ज़्यादा आज़ाद समझता है, तो क्यों समझता है? सरकार हमारी ऐसी है, सिस्टम हमारा ऐसा है, हमें यहाँ शिकायत भी है, बिल्कुल, अब हम शिकायत दर्ज भी करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल मैं पूरी बात कह दूं, हाँ कुछ वहाँ सिक्योरिटी रीज़न है क्योंकि वो एक सरहद से जुड़ा है, जैसे पंजाब हमारा सरहद से जुड़ता है, राजस्थान हमारा जुड़ता है, तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा सकते हैं, वो टेक केयर किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि आप कब कितना वेट करोगे, कुछ ना कुछ हमेशा समस्या रहेगी। जब आप सही दिशा में संविधान लगा के हम सही दिशा में बढ़े, तो आज 70 साल में कुछ ना कुछ हम सही दिशा में बढ़े हैं, कुछ ना कुछ हम अच्छे बेहतर, उसी तरह से कश्मीर भी एक अच्छा राज्य बनेगा, ऐसी मुझे आशा। आपने जिक्र किया कि अगर सरकार की नीयत अच्छी है, तो सवाल इस वक्त नीयत पे ही है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का बयान आता है कि पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि 370 तो फिर से बहाल करवा ही लेंगे, अब ये सरकार हटेगी तब नीयत पर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, जो राजनीतिक लोग होते हैं वो राजनीतिक फायदे को सामने रख के अपना स्टेटमेंट देते हैं। हम लोग समाज के लोग हैं, या कश्मीर के भी जो आम पब्लिक है जो राजनीति नहीं करती, वोट दे के अपना छोटा सा दुकान कर रही है या छोटे से नौकरी कर रही है, वो है, उसको इससे मतलब नहीं है। तो सरकार की मंशा और सरकार की नीयत से मतलब, मेरा ये कहने का मतलब था कि सरकार अपने सिस्टम के हिसाब से, जैसे अन्य प्रदेशों में काम चल रहा है वहाँ भी काम चले, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत है उसके भी मेजर्स को जो है वो कर लिया जाए, तो आसानी से हो जाएगा। धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता कि आज आप उसको स्टेटहुड दोगे तो एकदम उत्तर प्रदेश की तरह हो जाएगा, मध्य प्रदेश की तरह हो जाएगा। हम उस प्रक्रिया में तो जाएँ। जब संविधान लगा तो अंग्रेज यही कहते थे कि आप लोकतंत्र के लिए भी देश तैयार नहीं है आपका। यहाँ लोग इतने अनपढ़ हैं कि पता ही नहीं चलता कि वोट देने का मतलब क्या होता है। फिर भी हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, वोट देना है। और जब 50 में संविधान लागू हुआ तो नेहरू जी पूरे देश में घूम घूम के उसका डेमोक्रेसी लोगों को बताते थे। ठीक है, वो राजनीतिक एतबार से जो भी आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, तो उस वक्त भी तैयार नहीं। आज भी हमारी भारत की बहुत सी पब्लिक डेमोक्रेसी समझ ही नहीं पाती है, लेकिन हमने एक सही रास्ता चुना, हम उस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे स्थिति हमारी अच्छे से अच्छी होती चली जाएगी। इसी पैटर्न पे आप कश्मीर को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। राजनीति से जुड़े दो सवाल और, नेहरू का जिक्र आपने किया, तो नेहरू से लेकर राहुल तक, राहुल से लेकर प्रियंका तक, सब ने मुसलमानों की खूब राजनीति की, लेकिन भागीदारी आप लोगों को क्यों नहीं दे पाए लोग? देखिए, हमने यही कहा ना कि एक मुश्त और समाज, किसी समाज में सुधार के कार्यक्रम को लागू करने में या जो कुरीतियाँ उस पर काम करने में एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन उसको सांप्रदायिक अगर बना के आप रखेंगे तो आप नारा लगाइए कि हिंदू तो खतरे में है या इस्लाम खतरे में, तुरंत उड़ देगा, फिर उससे कोई मतलब नहीं। तो तथाकथित नेहरू से लेके अब तक जो इस तरह की पार्टियां थीं, वो मुस्लिम समाज को टच नहीं करना चाहती थी। बस कुछ मुस्लिम समाज के जो अशराफ वर्ग जो उनको लीड करता था, चाहे मुल्ला मौलाना हो, चाहे वो जो है पॉलिटिशियन हो, या चाहे पढ़ा लिखा हो, बैरिस्टर हो, वो उनको लगता था कि जब ये भाईजान सारा वोट दिला दे रहे तो क्या ज़रूरत है। वहीं देखिए, नेहरू का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था जब हिंदू कोड बिल बन रहा था, उस वक्त भी हिंदू समाज की तरफ से बहुत विरोध था कि नहीं, हमारा जो पारिवारिक मामलों में जो हमारा कानून चल रहा है, जैसे आजकल हमारे यहाँ शरिया चलती है पारिवारिक मामलों में, तलाक है क्या है, लेकिन नेहरू कहते कि नहीं, इस पे होगा। जबकि राजेंद्र प्रसाद भी उसके विरोध में थे, जो राष्ट्रपति थे, और नेहरू से 10 कदम आगे जो है अम्बेडकर थे कि नहीं, हम पूरी तरह से लागू करेंगे। नेहरू ने देखा कि नहीं हो पा रहा, तो जितना कुछ हिंदू कोड बिल लागू हुआ। उसी समय मुस्लिम समाज में भी जो शादी ब्याह को लेके या महिलाओं को लेके जो स्थिति थी, उसको बिल्कुल टच नहीं किया गया। तो ये एक इससे बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि मुस्लिम समाज छोटी मोटी संख्या तो नहीं, बड़ी संख्या है, तो उसको रेडिकलाइज होने में या उसको जो मेडिवल एज की शरिया कानून है उसमें उसको छोड़ दिया गया। आपने अपने ये भी तो ये कम्युनलिज्म ही हुआ कि आप हिंदू समाज में सुधार कर रहे हैं। अगर शादी ब्याह में कोई मामला है या दूसरी शादी, तीसरी शादी, या जो भी पारिवारिक मामलों में जो हिंदू कोड बिल लगा, किसकी शादी क्या, जो भी सिस्टम है, आप उसमें जब आधुनिक कानून ले आ रहे हैं, तो समाज में, देश के नागरिकों को एक समाज विशेष को क्यों छोड़ रहे हैं? या तो ये सही है तो उसके लिए भी सही होगा, या गलत है तो फिर हिंदुओं के लिए भी गलत होगा। तो ये चीज़ रही है, और मुस्लिम समाज को एक मोनोलिथ मान के, और जो मुस्लिम समाज को लीड करने वाला अशराफ वर्ग है, वो भी इसको भ्रम में रखता है कि यहाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सब ठीक है, चलता है। तो उसमें एक साथ एक मुश्त वोट मिल जाता है, चाहे वो जिसकी लहर हो। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस्लाम क्या है जी? इस्लाम क्या है? एक धर्म है। आपका एक लाइन का आंसर था तो एक लाइन का जवाब। कैसा?
हैं। कैसा? देखिए, जैसे दुनिया में और भी धर्म है तो इस्लाम को सबसे आधुनिक धर्म माना जाता है, जबकि भारत में देखेंगे तो इस्लाम के बाद यहाँ सिखिज़म आया, और सिखिज़म को भी लोग कहते हैं कि ये धर्म नहीं, एक पंथ है हिंदू धर्म का, तो एक अलग बहस है, लेकिन उसको एक धर्म की मान्यता भी है। लेकिन इस्लाम को जो पैगंबर वाला जो सिस्टम है उसमें सबसे लेटेस्ट माना जाता है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी नबी माना जाता है। तो एक जीवन पद्धति है, एक अध्यात्म का भी उसमें है, उसमें एक पॉलिटिकल भी नज़रिया है, उसमें समाज कैसा होगा उसका भी नज़रिया है, ये सारी चीज़ें उसमें है। क्या इस्लाम में ये बताया जाता है कि अगर आपने इस्लाम नहीं कबूल किया तो आप दोजख में ही जाएंगे? देखिए, इस्लाम का एक अपना मानना है कि दुनिया में जितने लोग भी रह रहे हैं ये सबको आखिरी नबी को मान लेने में ही कामयाबी है। और इस्लाम जब कामयाबी की बात करता है तो मरने के बाद की जो ज़िंदगी है, ये इस्लाम का अपना कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद भी जो है हम जीवित रहेंगे और वहाँ एक दुनिया है जो हमेशा रहना है। तो वहाँ की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो अगर वहाँ कामयाब होना है तो आपको ईश्वर को एक मानना होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका जो है प्रोफेट मानना होगा। कुरान क्या सिखाते हैं जी? कुरान क्या सिखाते हैं? किस मामले में? हर चीज़ के मामले में। देखिए, कुरान जो है उसमें अध्यात्म की भी बातें हैं, उसमें जो है आप शादी ब्याह की भी बात मिल जाएंगी, उसमें मतलब सोशल इश्यूज भी आपको मिल जाएंगे, कट्टरता, पॉलिटिकल इश्यूज भी मिल जाएंगे, और जो है नैतिकता भी मिलेगी, जैसे और धार्मिक बुकों में आपको मिलती है उस तरह उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कट्टरता और जी, कट्टरता अब वो डिपेंड करता है कि कौन किसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो कुरान की उन आयतों को जो जिहाद से रिलेटेड है, किताल और जिहाद से रिलेटेड, उनको आज भी कोट करके कहते हैं कि नहीं ठीक है और इसके हिसाब से काम होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, मैं इंडिया में बाद में आता हूँ, वहाँ उसको जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं है। आप देखें, आप दुबई में जाके बहुत से जो नॉन मुस्लिम हैं वह काम करते हैं, कोई उनको कुरान की आयत पढ़ के मारने के लिए नहीं दौड़ाता है कि नहीं कुरान में लिखा है काफिरों को मार देंगे। वो एक कुरान जब है एक तो मिडिवल एज में आया, उस वक्त का जो है कहीं से लड़ाई चल रही, क्या चल रही है उसमें, अब जाहिर सी बात अभी हमारा एक देश है और कहीं से हमारी वार हो जाए तो सरकार क्या ऐलान करेगी आर्मी से कि लड़ना है जब तक दुश्मनों को गिरने नहीं देना है। तो इस तरह की बात उस जो कालखंड है उसके हिसाब से की गई है। लेकिन उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो आतंकवादी संगठन होते हैं, जो जिनके दिमाग में आज भी चल रहा है कि हम मेडिवल एज की शरिया जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तो वो इन्हीं कुरान की आयतों को पढ़ के उस तरह से करते हैं। लेकिन और मुस्लिम देशों में इस तरह की चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी। भारत में भी इस तरह की चीज़ें नहीं, कुरान हम लोग डेली पढ़ते हैं और भारत में तो लोग कुरान पढ़ते हैं तो जानते भी नहीं पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, अक्सर जिक्र होता है कि जब मुग़ल आए तो इस देश ने खाने को सीखा, इस देश ने पहनने के लिए सीखा, लेकिन वही मुग़ल इस देश को लूट कर ले गए। बहुत बड़ा इतिहास रहा है हमारा, एक से बढ़कर एक राजा रहे, एक से बढ़कर एक शासक रहे। ये थोपा गया क्योंकि जो आए वो तो पहले से ही कंगाल थे। देखिए, ये बिल्कुल सांप्रदायिक बात है कि मुग़लों के आने के बाद से ही हमने रहन सहन सीखा, ठीक है ना। तो ये एक सांप्रदायिक बात है, ये मुस्लिम सांप्रदायिक लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमानों के आने से पहले यहाँ कुछ नहीं था, कोई तमीज़ नहीं थी, ये नहीं थी। देखिए, हर एक देश होता है, उसका एक अपना कल्चर होता है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है। जैसे आप यूरोप में जाएंगे तो लड़के लड़कियाँ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ अगर आप किसी लड़की से हाथ नहीं मिलाएंगे तो आपको अनकल्चर्ड कहा जाएगा। यहाँ किसी लड़की से आप हाथ मिला लीजिए तब यहाँ आपको अनकल्चर्ड कहा जाएगा। तो हर देश का अपना पहनावा, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति अपनी होती है, ठीक है। और जो शासक वर्ग होता है वो कहीं का हो या किसी धर्म का मानने वाला, वो जब किसी चीज़ पे कब्जा कर लेता है, जब रूल करता है, तो रूलर हमेशा अपने को बड़ा समझता है और वहाँ की लोकल चीज़ों को वो डिप्रेस करता है। ये सब अंग्रेज़ भी आए तो हम लोग कोट पैंट पहनने लगे क्योंकि धोती पहनने को खराब समझा जाने लगा। समझ रहे हैं, सूट पहनेंगे तो आप अच्छे माने जाएंगे, अंग्रेज़ी बोलेंगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे जाए। तो जो शासक वर्ग का एक औरा रहता है वो मुग़लों के साथ भी था। और जब मुग़लों का दौर था तो हिंदू लोग भी उसी तरह की टोपी, कुला, उस तरह आप पुराने देखिए, वो आप फोटो देख सकते हैं, सबकी मिल जाएगी। क्योंकि जो लोग हुकूमत करते हैं, शासक जो वर्ग होता है राजतंत्र में, उसी का कल्चर सबका कल्चर हो जाता है, उसी की भाषा सबकी भाषा हो जाती है, वही प्रोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ रही है। अब सांप्रदायिक लोग इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ भी आया कपड़ा पहनने की तमीज़ मुग़लों ने सिखाया, कुछ लोग कहते हैं कि मुग़ल जो है सारा लूट के लेके चले गए, मुग़लों ने देश को बर्बाद किया। ये दोनों एकदम धुर सांप्रदायिक बातें हैं और सच्चाई इन दोनों के बीच में है ना। मुग़ल यहीं रहे, ठीक है, यहीं शादी भी अभी किया। अब मुग़लों की पूरी डायनेस्टी आप देखेंगे तो मिक्सअप ब्लड हो गया उनका। ज़्यादातर वो जो भारत के जो शासक वर्ग थे उस वक्त के, उनसे उनका शादी ब्याह हुआ,
पैसा थोड़ी ना कि मुस्लिम का जो लोअर कास्ट है उससे शादी ब्याह कर दे, लेकिन वो हिंदू के अपर क्लास में शादी ब्याह कर, क्योंकि वो भी राजा था, वो भी राजा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुगलों ने राजपूत लड़कियों से शादी किया है, मुगलों की लड़कियां भी राजपूतों से ब्याही हैं, ऐसा नहीं है। जब देखिए, जब वो समाज आज भी होता है, आज भी अपर क्लास हिंदू अपर क्लास मुस्लिम खूब आसानी से शादी ब्याह कर लेता है। और जैसे ही लोअर कास्ट हिंदू लोअर कास्ट मुस्लिम शादी करे तो लब जिहाद फलाना ढिमकाना पुलिस पे सब बवाल हो जाता है। आप राजनेताओं को देख लीजिए, क्योंकि उनकी एक दूसरे की स्वीकारता है, वो कर लेते हैं, उस पर चर्चा नहीं होता है। ठीक है, आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ, कहा जाता है कि भाई योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के दुश्मन बन बैठे हैं, ऐसा आरोप उन पर लगता है, हम नहीं कह रहे, आपको लगता है उत्तर प्रदेश में रहते हुए? नहीं, देखिए मैं तो इतने दिन से उत्तर प्रदेश में पल बढ़ के बड़ा हुआ, कई तरह के शासन हमने देखे, हमने कल्याण सिंह का भी शासन देखा, हम योगी जी की भी देख रहे हैं, हमने मायावती की भी देखा, मुलायम सिंह की देखा, और ये अखिलेश का भी देखा। थोड़ी बहुत दिक्कत सब में कुछ ना कुछ रहती है, लेकिन एक तरह से कह देना कि नहीं मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो भी बात ठीक नहीं है। ये कह देना कि नहीं मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा शासन चल रहा है, ये भी ठीक बात नहीं है ना, क्योंकि कोई भी पार्टी शासन कर रही है तो कुछ ना कुछ कमी जाती कहीं ना कहीं रहती है। दूसरा चीज़ जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ एक बड़ी ड्रॉबैक है, उसके ऊपर क्यों एंटी मुस्लिम का लेबल आसानी से लग जा रहा है, क्योंकि वो बिहेव भी, वो जो लोक कल्याणकारी काम भी कर रही है ना, तो वो भी उसको उसी तरह से हिंदू मुसलमान आकर प्रोजेक्ट करे। जैसे मैं बताऊं, अभी यहाँ लखनऊ के अंदर नदी किनारे जो घर थे उनको हटाया गया, ठीक, ये आपने अखबारों में सुना होगा। योगी जी ने बुलडोजर चला, तमाम हिंदुत्ववादी लोग चाहे जो हिंदू सांप्रदायिक लोग इसके लिए खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हीं मुसलमानों को ले जाके बसाया भी गया, ठीक, उनको फ्लैट दिया गया, मैं आप बता दूंगा कहाँ पे, उनको बसाया भी गया, हम लोग गए थे, ठीक है ना, बसाया भी गया। न सरकार इसकी चर्चा कर रही है, न मीडिया वाले इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार भी पूरा इसी को प्रोजेक्ट भी इसी तरह से कर रही है कि हमने मुसलमानों को एकदम जमींदोज कर दिया और मस्जिद गिरा दिया, ये करा दिया। जो सांप्रदायिक लोग हैं, हिंदू संप्रदाय, वो भी इसी तरह का शोर कर रहे हैं। तो जब इस तरह का शोर होगा, तो मैं एक मुसलमान हूँ जो जिसका आपसे संपर्क नहीं है, या मुझे वो बाद में पता चला कि वहाँ ले जाके बसाया गया, नहीं हम लोग क्योंकि मैं क्लिनिक के चक्कर में वहाँ पे जाना हुआ, तो कहे कि नहीं अभी नई आबादी बन रही है, जो वहाँ से अकबर नगर से जो विस्थापित किए गए उनको यहाँ सरकार जगह दे, तो सरकार की जिम्मेदारी थी ना कि आपने एक जगह से हटाया दूसरी जगह विस्तार, तो आप इसको पता है क्रेडिट लीजिए। तो आप भी तो इसी तरह से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार चलाने वाले लोगों से भी गलती हो रही है, मीडिया से भी गलती हो रही है, हम आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ता से भी गलती हो रही है, और समाज से भी गलती हो रही है कि चीज़ों को हम संप्रदाय के आधार पर देख रहे हैं। तो जब आप चीज़ों को संप्रदाय के आधार पर देखेंगे, काला चश्मा लगाएंगे तो दिन में भी आपको काला ही दिखाई देगा, है ना, उससे बाहर निकल के, और यहीं से हमारे और आप जैसे लगे, आप एक मीडिया कर्मी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, हमारी आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम समाज के लोगों को सच बात बताएंगे। ऐसा नहीं, मैंने 50 लोगों से कहा होगा कि वहाँ के विस्थापितों को वहाँ बसाया गया, लेकिन सरकार क्रेडिट नहीं लेना चाह रही है। एक अजीब बात है इस सरकार के अंदर कि ये सरकार लोक कल्याणकारी काम करके भी, जैसे आप मकान बनने में आए तो उसमें बहुत मुसलमानों के भी मकान बने, लेकिन सरकार क्रेडिट ही नहीं लेना चाह रही है। तो ये एक दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए, हमको और आपको भी सोचना चाहिए। तो अब विधानसभा का चुनाव मुझे लगता है अभी समय है, और राजनीतिक चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे पीछे घटती बढ़ती रहती, तो उस वक्त क्या माहौल बनता है और कैसा होता है, तो उस वक्त अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुझे जो है जल्दबाजी भी होगी। और अभी देखिए विपक्ष किस तरह से लड़ता है, अभी देखिए पूरे देश के अंदर विपक्ष उस हिसाब से सरकार को घेर ही नहीं पा रहा है, भटका हुआ लगता है, भटका हुआ, अब भटका हुआ कह लीजिए, या ऑर्गेनाइज नहीं है, या कह लीजिए कि सत्ता पक्ष जो है ऐसी राजनीति कर रहा है कि जो है ये लोग वो नहीं हो पा रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव, इसमें जो विपक्ष का गठबंधन है वही नहीं तालमेल बैठ पा रहा है, उधर महाराष्ट्र में वही देखने आ रहा है। तो सत्ता पक्ष जिस तेज़ी से चल रहा है, देखिए मैं बताऊं, जब नेहरू का बहुत अपना एकदम एक छत्र वो होता था, कांग्रेस चारों तरफ, उस वक्त भी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण इस तरह के विपक्ष मजबूत होता था। पार्लियामेंट में 2-2 घंटा चंद्रशेखर को मैंने स्पीच देते हुए देखा कि किसी पिन ड्रॉप से बोलता नहीं था। यहाँ विपक्ष उस हिसाब से घेर ही नहीं पा रहा सरकार को, और ये लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का मजबूत होना, सीट की संख्या बल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एमपी बहुत होता है सरकार को हिलाने के लिए, वो चुना हुआ प्रतिनिधित्व है, 10-20 लाख उसको चुन के भेजते हैं, वो सरकार को घेरने पे आ जाए तो सरकार की हालत खराब हो जाएगी। और विपक्ष के लोगों को सरकार को घेरना आसान काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, हमें खाली सवाल ही सवाल करना है, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, यहाँ दंगे हो रहे हैं, यहाँ फसाद हो रहे हैं, यहाँ पुल बनाया गिर गया। लेकिन जो सरकार में है उसको जवाब देना मुश्किल होता है। अगर सरकार चाहे जितनी अच्छे से काम करे,
बहरहाल उसकी लोकेशन कमजोर होती है, क्योंकि वो तो हर चीज, जहाज डूबेगा तो कैप्टन की ही बात होगी। एक छोटा सा दंगा भी हो जाए किसी गांव में तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष तो उसको भुना सकता है। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष में उस तरह के लीडर्स की कमी है। जिस तरह से नेहरू के ज़माने में या इंदिरा के ज़माने में विपक्ष के लीडर होते थे, उस तरह के लीडर अब विपक्ष के पास नहीं। आपने सवाल बढ़ाया, राहुल गांधी कम है जी, राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह के नहीं। चंद्रशेखर की तरह, जयप्रकाश नारायण की तरह और लोहिया की तरह विपक्ष के पास इस वक्त कोई नहीं है। कर्पूरी ठाकुर की तरह कोई नहीं है विपक्ष के पास। ये सब सोशल जस्टिस की पार्टियां, समाजवादी पार्टियां या इस तरह, देखिए एक तो यहाँ परिवारवाद बहुत है, कई एक समस्याएं विपक्ष के साथ, और विपक्ष इन समस्याओं को एड्रेस नहीं कर रहा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी खूब अच्छे से उठा रही है। जाहिर सी बात है, आप किसी को वॉकओवर दें, हम लोग पहले क्रिकेट खेलते थे तो जाते थे तो टीम नहीं आती तो वॉकओवर मिल जाता, आप वॉकओवर दोगे तो हम क्यों छोड़ेंगे भाई। बिल्कुल, हम सेमीफाइनल पहुंचेंगे। तो ये दुर्भाग्य देश का कि विपक्ष को जिस तरह से राजनीति करनी चाहिए और जिस तरह से सरकार को घेरना चाहिए, सरकार ने बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे दिए जो पब्लिक से डायरेक्ट रिलेटेड थे। जीएसटी का मुद्दा था, नोटबंदी का मुद्दा था, लेकिन विपक्ष बिखरा पड़ा है और मैं इसको देश का दुर्भाग्य समझता हूँ। बिल्कुल। फैयाज जी, वक्त देने के लिए, लंबी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनएफ न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आपने वक्त दिया और हर एक मुद्दे पर अपनी राय रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें आपका भी बहुत बहुत आभार, आप इतनी दूर से आए और आप जो है इतना समय दिया आपने, और हम जैसे लोगों की तो बात जाती नहीं है ना। सामाजिक कर मुस्लिम समाज में एक बड़ी विडंबना है कि जो मुस्लिम समाज में जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी बात कम सुनी जाती है। अभी मैं सांप्रदायिक बात बोलने लगूं तो सारे मीडिया वाले आके मेरा इंटरव्यू लेने लगे कि मैं योगी की जड़ से जड़ हिला दूंगा, तो मैं ये कर दूंगा, 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए तो मैं ये कर दूंगा। तो उसको, तो आपने सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मुस्लिम समाज के उस चीज़ को समझने का प्रयास किया, इसके लिए आपका विशेष आभार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पसमानदा सामाजिक कार्यकर्ता फैयाज अहमद फैजी जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से सामाजिक न्याय हो सकता है, जातिगत जनगणना हो, देश की राजनीति हो, इस्लाम हो और कट्टरपंथ हो, इसके अलावा जो भी मुद्दे हैं हर एक मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार आपको तमाम सक्सेस से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।